चलो देखते हैं अध्याय नंबर 8। हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 से लेकर 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, जिसमें से अध्याय नंबर 8वां करेंगे। कह रहा खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। कह रहा लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे के एक छड़ को गरम कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। कह रहा लोहे के औजार और खेती। कह रहा लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 300 साल पहले शुरू हुआ था। महापसाड़ कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले। इनके बारे में तुम अध्याय नंबर 4 में पढ़ चुके हो। ठीक। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं, जो कि अध्याय में तुमने 5 में पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल कृषि उत्पादन में बढ़ाया है। जैसे देख सकते हो ये लोहे के फाल है ना। आगे कह रहा है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए नए कदम। कृषि उत्पादन के लिए उठाए गए नए कदम व सिंचाई। कह रहा समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ठीक। फिर कह रही ये औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी और सांडसी। लोहे की ऐसी 5 चीजों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो। ठीक। कह रहा इस चार्ट में तुम्हें सिंचाए हुए परिवर्तन में दिखाए गए खाली स्थानों से वाक्य भरो। लोहे द्वारा परिश्रम किया गया या लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कह रहा कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था और राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। ठीक। तो इस समस्या को आपको पूरी कंप्लीट करनी है। अब देखो आगे क्या कह रहा है। गांव में कौन रहते थे। गांवों में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला तथा साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूर दास और कैडिसियार और अधिमलाई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता है था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था और ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और भी कभी-कभी पुलिस का काम भी करते थे। ठीक। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान भी होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। ठीक। इनमें दास कर्मकार होते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। आगे देखो प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै देखो मानचित्र 7 में प्रश्न नंबर 105 आगे आएगा, उसमें देखेंगे हम लोग कि कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक। अब आगे कह रहा है
नगर क्या कहती है? कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व। कहा तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं में इनका संकलन किया और यहाँ एक जातक कथा दी गई जिससे जिसमें यह बताया गया कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। करे एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में करीब एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका उनका माली उसे साफ करने के बीच से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वो बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक मिठाई मिलेगी। देखते देखते उन्हें बगीचों में एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश से गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब इस युवक ने और योजना बनाई और एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वह उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। ठीक खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए बहुत इतना अच्छा काम किया, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ठीक तो उसने कहा, मैं आपको ये तब बताऊंगा जब आप मुझे मेरी सहायता करोगे। ठीक उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उस घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी की कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्कों में खरीद ली। ठीक अगर इस कहानी के लिए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वह शहर और गांव या फिर शहर के दोनों में रहते थे, गांव के दोनों में रहते थे। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? क्या महिलाएं कहानी में बताए गए व्यवसायों को अपना सकती थी? उत्तर कारण बताओ। देखो कह रहा है ये आंक अगर पढ़ोगे नीचे सांची की मूर्तिकला मध्य प्रदेश स्थायी सूची के स्तूप की मूर्तिकला का एक नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या ईंट की बनी है या फिर लकड़ी की या पत्थर से? क्या इसकी रोलिंग लकड़ी की बनी है या इमारतों की छतों का वर्णन करो। देखो दिल्ली में मिला वलय कूप। कह रहा है हड़प्पा के जल निकास और व्यवस्था से ये कैसे भिन्न है। ठीक अब बात करते हैं हम लोग इसकी आगे। कह रहा अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थी। जैसे कि तुमने पढ़ा कि कुछ शहर पर कोटों से घिरे होते थे, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो। अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। खैर महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी और मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए और भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। खैर प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है कि ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का ही जिन पर ठीक उसके पहले ये हम लोग पढ़ लेते हैं। बेरी गाजा भारूच का यूनानी नाम की कहानी। कह रहा बेरी गाजा सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरों के यहाँ जहाज ला सकते थे। कह रहा बेरी गाचा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंग
मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी, सिक्कों का आयात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े भी शामिल थे। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जहाँ से हमारा कंप्लीट हुआ था। कह रहा है पत्तनों पर वह गया और उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र पृष्ठ 105 में बारूद ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। सिक्के के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा होगा किस तरह के सिक्कों के आधार आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वियों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आज सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिए गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों आहत का बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का भी कहा जाता है। अब इनकी डिजाइन के कारण सिक्कों का नाम दिया गया है। फिर आहत सिक्के। फिर आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु की चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आज सिक्के कहलाएंगे। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा का प्रारंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। कह रहा विनिमय के अनुसाधन। कह रहा संगम साहित्य की छोटी सी कविता को पढ़ो। कह रहा खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी और सफेद रेत पर परिवार के समेटे कहीं पीछे छूट न जाएं। शहरों से नमक के सौदागरों के ये चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। कह रहा समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। ठीक, आगे देखो। कह रहा नगर व अनेक गतिविधियों के केंद्र। कह रहा अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। ठीक। कह रहा मानचित्र 7 में ढूंढो। कह रहा यह 2500 साल से भी ज्यादा समय के महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था, और शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। कह लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम लोग अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा, और यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं, और यहाँ कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये मथुरा जो था एक कृष्ण भक्ति का एक केंद्र था। कह रहा मथुरा में प्रस्तार खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। कह रहा प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों और लुहारों और बुनकरों और टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वाले उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, आगे देखो। शिल्प तथा शिल्पकार की कहानी। कह रहा शिल्प और शिल्पकार क्या होता है। कह रहा पुरास्थल में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत सी पतली और सुंदर बर्तन मिले, जिन्हें उत्तरी काल के चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे हो गए। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरई और इसके उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, जहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। कह रहा अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों और श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना और कच्चा माल उपलब्ध कराना था तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करते थे, जहां लोग पैसे जमा करते थे। कह रहा इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने को लौटा दिया जाता था तथा फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दे दिया जाता था। अब बात कर लेते हैं उत्तरी काले चमके पात्र।
ठीक कह रहा है, ये कठोर चौक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों तथा उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणामस्वरूप इन बर्तनों की बाहरी व सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। कह रहा सूत कातने और बुनने के नियम। कह रहा ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, जो अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार विशेष पदाधिकारियों की देखभाल में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। कह रहा ऊन के पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के लिए काम में विधवाओं और सक्षम अक्षम महिलाओं व बिछड़ों, वृद्धा, विधवाओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवासियों को लगाया जा सकता था। कह रहा इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति थी, वे अपने दासियों को बेचकर कच्चे माल की मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती थी। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थीं, उनमें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत को तरफ देखता था तो इधर उधर की बातें करता था, तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो वह जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। देखो आगे बात करते हैं सूत निरीक्षण अरिकमेड़ू की। कह रहा है कि अरिकमेड़ू पुदुचेरी में ढूंढो। जो पृष्ठ नंबर 88 में रोम के बारे में जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकमेड़ू का पतन था। कब हो गया था? लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकमेड़ू का पतन हो गया था। यहाँ दूर दूर तक आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब व तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेंटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेंटाइन पात्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। अब देखो आगे बात करते हैं। ठीक कह रहा है कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, जो संभवतः कपड़े के रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक अब देखो कह रहा अभिलेख मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि व अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता था। आगे देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं। आगे पॉइंट कह रहा कि अन्यत्र कह रहा मानचित्र 6 प्रश्न नंबर 76 में रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था, जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। कह रहा अगस्टन और उसके बाद शासकों ने भी कई मंदिरों और महल भी बनवाए। अगस्टन ने बड़े बड़े रंग महल और एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों को बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए, जहाँ स्त्रियां तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते भी थे और आराम भी करते थे। और बड़े बड़े जलवायु सेतु और है ना सेतु
सेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों और फुहारों और गुसल खानों के लिए पानी लाया जाता था। ठीक। अब देखो कुछ इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। उपयोगी शब्द इसमें क्या है? लूहा, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, वाल्कम, पतन और सीढ़ी। देखो तो ये आपको कुछ पढ़ना है होमवर्क के लिए तौर से, इसको आपको मिलाने हैं। ठीक है। देखो आपको कुछ महत्वपूर्ण तिथियां याद करना। कह रहा उपमहाद्वीप लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुई। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब 2300 साल पहले हुई। कह रहा अरिकमेड़ु का पतन करीब 2200 से लेकर 1900 साल पहले हुआ था, है ना। उसके बाद देखो ये मथुरा का महत्वपूर्ण गांव, पतन, धार्मिक के जंगल क्षेत्र, तो ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है। और देखो 20 मिनट में हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया अपना। अब देखो अगला चैप्टर जो आपका आता है अध्याय नंबर 9, तो ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उसके लिए पहले आप 1 से लेकर 8 तक चैप्टर पढ़िएगा।